रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया तो पढ़ के नौकरी से मतलब रखते हैं। नौकरी में भी जो हमें नौकरी मिल गई छोटी मोटी, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि बने, हम अच्छे पोजीशन पे आए, तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। शिक्षा एक ऐसा मसाल है जिसको जलाने के बाद चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दृढ़ता के साथ उसको ले सकते हैं। और जो हमारे समाज के बीच जो शिक्षित वर्ग हैं, जो शिक्षा को समझते हैं, वो आगे बढ़े हुए हैं। हर क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि बने, इसके लिए शिक्षा की मिसाल जरूरी है। साथ साथ हम गांव-गांव पहुंचकर उनसे मिलें जुलें। प्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र में हो या स्टेट में हो, अगर अपने समाज का व्यक्ति जाएगा तो वो सोचेगा कि नीचे वाला व्यक्ति जो है वो गरीब है, हीन है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, तो उसको कैसे हम रोजगार दें, कैसे हम शिक्षा दें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक मैंने अपनी पहलू रखी कि पॉलिटिक्स में चाहे जिस लेवल का पॉलिटिक्स हो, मुखिया से शुरू कीजिए, सरपंच से शुरू कीजिए, नगर पार्षद से शुरू कीजिए, राज्य में एमएलए एमएलसी बनिए, केंद्र सरकार में एमपी के लिए कोटा का डिमांड कीजिए, लेकिन जब जाएगा तब उस लोकसभा में और विधानसभा में अपने समाज के हितों को रखेगा और उसके अनुसार सरकार योजनाएं बनाएंगी और जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति को जाएगा, उस व्यक्ति को जाएगा जो हमारे समाज के लोग पिछड़े हुए हैं। तो मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी इतने उदार के व्यक्ति हैं कि उनकी कहीं न कहीं हम लोगों पर दृष्टि पड़ी है, उनका आशीर्वाद मिला है। या तो कुछ लोगों को नहीं पता, या पता है तो वो प्रचार नहीं कर रहे। मैं बताऊं कि 17 दिसंबर 23 को भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम विश्वकर्मा एक योजना बनाई गई और उस योजना का शुभारंभ किया गया और साथ साथ जितने भी जो शिल्पकार हैं उनका औजार, उनकी ट्रेनिंग, उनको लोन ये देने की योजना जो है वो प्रारंभ हो गई है। अगर उसका लाभ हम नहीं उठाते, जो व्यापार में है, जो दुकान में है, अगर नहीं उठाते हैं तो ये हम लोगों की गलती है, न कि सरकार की गलती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अवसरों पर जब महासंघ जब बैठता है और इसमें प्रांतीय स्टेट लेवल का है, तो एक सेशन रखें कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। और वो जब जानकारी मिलेगी तो कोई सहरसा से आया हुआ है, कोई पटना से है, कोई और कहीं से है, पूरे स्टेट के डिफरेंट जिले के लोग हैं। अगर एक व्यक्ति भी समझ गया, अपने समाज के लोग, तो वहाँ लोगों को बताएंगे कि देखो ये बैंक का नया योजना है, ये प्रधानमंत्री जी का योजना है, यह स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, क्या योजना, ये सभी आप लोगों की है, व्यापारियों के लिए। तो इनके उत्थान के लिए जो भी पीएम प्रधानमंत्री योजना, विश्वकर्मा योजना 2023, और वही नहीं, फिर जो है वो 2024 में विश्वकर्मा योजना बना है और सभी के बारे में दिया हुआ है कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं और कौन नहीं उठा सकते। यह एक बात क्लियर है कि जो सरकारी सेवा में है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो व्यापार करना चाहते हैं, जो छोटे शिल्पकार हैं, बड़े शिल्पकार हैं, उन सभी को लाभ मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग मिलेगा, वो सारी चीज़ें। तो सरकारी योजना पर इस महासंघ के प्रांतीय सम्मेलन में एक सेशन हो, 1-1 घंटा का, किसी विशेष व्यक्ति को बुला लीजिए जो रोजगार की बात करेगा। हमारी बेरोजगारी जो है हमारे समाज की वो घटेगी। कहाँ कहाँ योजना है आप बता दें, विभिन्न प्रांत के विभिन्न जिलों से आए हैं, उनको जानकारी हो जाएगी, लोगों को लाभ मिलेगा। लाभ कैसे मिले अपने समाज को, इसको हर व्यक्ति को सोचना होगा, तब हमारा समाज ऊपर बढ़े।
दूसरी जो बात है, यह समाज इतना बड़ा विश्वकर्मा के संतान आज तक भी पिछड़े हैं। क्यों? किसी भी पिछड़ापन का मात्र एक कारण है, वो है अशिक्षा। आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, हमारे समाज के लोगों ने शिक्षा को गौण रखा। गरीबी में पैदा हुए, बढ़ईगिरी पिताजी कर रहे हैं, उनके साथ रंदा खींचने का काम शुरू हो गया। उनकी सोच थी कि अरे मेरा बेटा बड़ा हो गया, चलो भाई अब एक दिहाड़ी उसकी बढ़ेगी, आज का आमदनी बढ़ जाएगा, वो लगा दिया। स्वर्णकार की भी वही स्थिति है, कुम्हार की भी वही स्थिति है। तो उस समय ये सोच विकसित नहीं हुआ कि अगर हम अपने बच्चों के पढ़ाएंगे तो उनकी सोच विकसित हो। एक चीज ध्यान रखिए, अशिक्षित व्यक्ति की सोच ज़्यादा विकसित नहीं हो सकती। यह बात दूसरी है कि अशिक्षित व्यक्ति भी अगर ज्ञानवान होता है तो उसकी सोच शिक्षित व्यक्ति से भी ऊपर होगा। जैसे कबीर कोई MA PhD नहीं थे, या विभिन्न बड़े रचनाकार तुलसीदास जी, किसी की भी बात ले लो, वो शिक्षा का लेवल ज़्यादा नहीं था, ज्ञान था। सूरदास जी अंधे थे, उन्होंने लिखा भगवान कृष्ण को, ऐसा लिखा कि भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि वो चल रहे हैं, घुंघरू बज रहा है और ये हो रहा है। इससे क्या पता चलता है कि शिक्षा और ज्ञान ये दोनों दो चीज। शिक्षा से आपको जानकारी बढ़ती है, लेकिन ज्ञान सोच से आती है। इसलिए मैं जिस सभा में जाता हूँ, विद्यार्थियों को उसको मैं बोलता हूँ कि एक बार पढ़ो, 2 बार लिखो और 3 बार सोचो कि क्या पढ़ा, क्या लिखा और क्या सोचा। जैसे ही उसकी सोच उस विषय पर होगी, वही है ज्ञान। उसके बाद में उसकी सोच पैदा होगी कि अब हमको क्या करना है, इस क्षेत्र में हम नया क्या कर सकते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जिसको बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया। यहाँ भी हम लोगों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लागू किया। एक चीज आप याद रखिए कि यह जो शिक्षा नीति है, उसमें एकमात्र व्यक्ति का मन श्रेय जाता है, और वो हैं हमारे महामहिम, हमारे गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी। उन्होंने बीड़ा उठाया कि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है। वाइस चांसलर की मीटिंग बनाई, टास्क बना, सिलेबस बने, लागू हो गया और परीक्षाएं भी अब हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एकमात्र उद्देश्य है सबसे पहले क्रिएटिविटी उत्पन्न करना। वैसे शिक्षा मत दो जो किताबों में है, वैसे शिक्षा मत दो जो पढ़ करके चीटिंग करके आपने डिग्री प्राप्त कर ली। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, शिक्षा अलग है, ज्ञान अलग है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस बात पर फोकस किया है कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के आधार पर ज्ञान देना। क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो शिक्षा थी, प्राचीन शिक्षा, वो इतनी बड़ी थी कि विश्व यह है भारत। शिक्षा ने वो स्थान दिलाया भारत को कि भारत विश्व गुरु बना। प्रधानमंत्री की सोच ऊंची थी, उधर थी। और जो पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उसको टोटली समाप्त कर दिया गया है। और मैं बताऊं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक डाटा दिया गया है। वो डाटा यह है कि 2035 तक till 2035 50% students of the colleges
and the school will have the exposure of vocational courses and the professional courses. ये मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा स्कोप कहाँ है। यानी 50% लोग अब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे जिसमें क्रिएटिविटी है, निर्माण है। वो जो डिग्री लेके पढ़ेंगे वो आप पहले से जानते हैं कि पलंग कैसे बनाना है, कुर्सी कैसे अच्छी बनानी है, टेबल कैसे बनाना है। वो अब डिग्री लेकर के वही लेके काम शुरू करें। ये है creativity, because there is no employment in the government service, very less opportunity. Where we will go? In private sector. तो जो आप एक छोटा सा जो आप स्वर्णकार हैं, आप जानते हैं, जो लोग जानते हैं आजकल जो है मतलब जो गवर्नमेंट की जो MBA का जो प्रोग्राम्स है, MBA की जो पढ़ाई हो रही है नेशनल लेवल पर, उसमें फैशन डिजाइनिंग, उसमें है ज्वेलरी डिजाइनिंग, उसमें है जूता डिजाइनिंग, जा करके डिग्री ले रहे हैं और उनको लाखों का ऑफर कंपनियां दे रही है। आप बताओ कि वो जो समाज जो जिसने शुरू किया विश्वकर्मा समाज, वो अब नेशनल लेवल पर पढ़ाई की जाएगी। इस पर सरकार का फोकस है, प्रधानमंत्री जी का फोकस है, विश्वविद्यालय का फोकस है कि वो पढ़ाई पढ़ाओ यानी जिसमें क्रिएटिविटी हो, वो नया सोच करे, नया जूता बताए, नया ज्वेलरी बनाए, नया परिधान बनाए। और फैशन की दुनिया है, ये जो मॉडर्न दुनिया है वो क्या है? फैशन की दुनिया है। तो आप जब बनाओगे आपका स्कोप बनेगा। तो एक मैंने कहा कि हम अनपढ़ रह कर के भी सीख चुके हैं पहले, और आज बड़े बड़े IIM और बड़े बड़े संस्थान उसको डिग्री दे करके सिखाएंगे। हम वो सीखे हैं जिस पेशा में मेरे पिताजी थे, दादाजी थे, लेकिन आज सभी जाति के लोग स्वर्णकार, ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखेंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी मांग है। जूता डिजाइनिंग में भी किया, नौकरी लाखों का ऑफर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग सीखे थे अपने डायरेक्ट प्रैक्टिस के द्वारा, डिग्री नहीं थी। मैं पटना के अपने समाज के एक व्यक्ति का नाम जानता हूँ जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें मिला है। वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन फर्नीचर के जैसे भगवान ये विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं, वो विश्वकर्मा में ऐसे विश्वकर्मा जिसने एक से एक चीज़ें बनाई और उसके आधार पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, नो डिग्री। तो मैं बोल रहा हूँ डिग्री इज ए डिफरेंट थिंग, नॉलेज इज ए डिफरेंट। हम लोग ने पहले नॉलेज प्राप्त किया, लेकिन डिग्री नहीं रहने के कारण पिछड़े रहे। और डिग्री कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है। अगर आप गरीबी मिटाना चाहते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, तो सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो गरीबी को हटाती नहीं, मिटा देती। इस समाज में जो सबसे नीचे स्तर का भी है, जिन्होंने गरीबी देखी, अपना पेट काट करके भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाया होगा, बेटा या बेटी को, तो आप देखें होंगे कि उसका बेटा बेटी या IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो अन्य लोग बनते थे वो बनना शुरू किए। इसलिए मैं इस अवसर पर इस विश्वकर्मा महासंघ में आए हुए जो प्रांतीय सम्मेलन है, उन सभी को एक कुलपति के नाते मैंने पहचान की है कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो गरीबी को निरस्त कर देती है, समाप्त कर देती है। उसका उदाहरण मैं जवाहरलाल हूँ, मैं वाइस चांसलर कुलपति तिलकामांझी भागलपुर। आप लोग नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ। मैं एक गांव से आया हूँ, यही पटना के आसपास में 4 किलोमीटर चल्ला क्षेत्र है, उसमें गौहरपुर गांव है। वहाँ गांव में मैंने मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद जालान हाई स्कूल में पटना में एडमिशन हुआ।
मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने पटना विश्वविद्यालय से ICOM, BCOM, LLB, PhD सारी डिग्रियां ली। और उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी शिक्षा इतनी अव्वल की मिली और मैंने इतना मेहनत किया कि वो पिता श्री जो आज स्वर्गवासी, आपको पता है काम करते थे क्या? वो अपना रोजगार करते थे और अपना भी दुकान नहीं थी, दूसरे के यहाँ जा कर के खरीदते थे। मैं उनका अकेला संतान था। मैंने देखा है उनकी गरीबी, मैंने देखा है उनकी लाचारी, और फिल्मों से मेरा लगाव शुरू से रहा, बचपन से, ड्रामा से, नौटंकी से। और मैंने जो भी आज हूँ उसमें फिल्मों का भी मेरे जीवन में बड़ा योगदान है। फिल्म देखते थे, अच्छे अच्छे हीरोइन देखते थे, अच्छे अच्छे लोग होते थे। मेरे मन में लगता था कि यहाँ एक कैसे पहुँचा जा सकता है। एक गरीब आदमी को कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है, आज भी नहीं पूछता है। आप अनपढ़ हैं, धनवान हैं, देखिए आपको समाज में स्पेशल प्रेयर दिया जाता है, इसलिए कि संस्कृत में कहावत है, टका कर्मो टका धर्मो टका ही टक टका, जस गृहम टका नास्ति तस गृहम टक टके टका। मतलब आज के युग में टका मने रुपया ही कर्म है, रुपया ही धर्म है। सत्यनारायण भगवान की भी पूजा पंडित जी अब पहले 1000 से अब नहीं लेते कम। वो नहीं है कि 51 रुपया 21 रुपया में करा दीजिए। फल का भी दाम, शकरकंद और ये सब जो चढ़ाते हो उसकी जो दाम बढ़ी हुई है, उसमें हजारों रुपए खर्च होते हैं। तो धर्म का काम करो, कर्म का काम करो या व्यापार का काम करो, टका ही टक टका, मतलब टका से ही रुपया कमाया जाता है। जस गृहम टकटके टका, जिस घर में टकटकी लगी रहती है पैसे का तो आदमी ऐसे ही होता है। इसलिए मैंने बताया टका कर्मो टका धर्मो टका ही टक टका, मैंने रुपया से रुपया कहा जाता है। जस गृहम टका नास्ति, जिस घर में पैसा नहीं होता, तस गृहम टके टका। मेरी माँ सोचती थी कि मेरे पिताजी को कब मिलेगा, गैरेज में काम करते थे, कितना पैसा है। बड़ी लाचारी, बड़ी दुख, बड़ी इतनी दुख शायद भगवान किसी को तो जो मैंने सहा पैसे के कारण। लेकिन जैसा ही मेरा होश आया, मैंने अपनी मेरी इतनी अच्छी डिग्री है, आई एम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, और मैं ट्यूशन पढ़ा और इस भगवान विश्वकर्मा या गॉड ने इतनी नौकरी दी। डू यू नो अबाउट मी कि मैंने 12 सरकारी नौकरी से रिजाइन किया, 12 सरकारी नौकरी। और उसके बाद 1984 में मैंने सोचा कि अब हम अपने परिवार को कैसे बढ़ाएं। देखिए मेरी सोच, मैंने सोचा कि वही हमको जो पढ़ाया, नौकरियां दी, किसने दी? अच्छी शिक्षा। पटना विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ा, अच्छे स्कूल से पढ़ा, जलाना स्कूल एक महत्वपूर्ण स्कूल है पटना में, तो मैंने अच्छी शिक्षा पढ़ाई। तब वैसे अब अपने आप को टर्न ओवर कर दिया। जिस समय अंतिम रिजर्वेशन में किया हूँ, उस समय मैं असिस्टेंट मैनेजर था बिहार राज्य वित्त निगम का। इसमें जिन लोगों का उद्योग है या व्यापार किए होंगे, आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा फूल, जहाँ पर पर डे 80 लाख से 1 करोड़ के चेक के ऊपर मैं साइन करता था। सारी सुविधाएं थी। मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती कृष्णा सिंह IAS थी, और वो कहे कि जवाहर क्यों छोड़ रहे हो, यहाँ पर तुमको सारा मेडिकल फैसिलिटी है, सभी हवाई जहाज से जाते हो आते हो, सारा सुविधा है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन मैंने लोभ नहीं देखा, मैंने देखा कि अपने परिवार को, मेरे बेटा बेटी पत्नी को बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय है कि मैं ही एजुकेशन में जाता हूँ। मैं एजुकेशन में गया, लेक्चरर बना, 25 साल तक मैंने पढ़ाया, प्रिंसिपल बना 13 साल तक, प्रो वाइस चांसलर बना प्रिंसिपल से 2 विश्वविद्यालय का, अपने यहाँ मुंगेर विश्वविद्यालय और साथ साथ कहाँ मगध यूनिवर्सिटी। जब यहाँ भागलपुर में VC बने तो कुलपति का फिर VC बन गए, मगध का भी चार्ज दिया गया। तो इतनी अपार अपॉर्चुनिटीज जो आया,
वो कहीं न कहीं लोगों ने पहचाना कि आई कैन डू। और आज भी मेरे पीए साहब बैठे हैं संतोष दुकान में, वो बता सकता है। सबसे अंत में जाते हैं 11 बजे रात में। मेरा यहाँ परिवार नहीं रहता है क्योंकि मेरी पत्नी जॉब में है, सीजन से प्रोफेसर पटना में है। ये रहते हैं, मैं 11 बजे रात तक काम करता हूँ। और मेरे विश्वविद्यालय का जो भी समय है वो पूर्णतः त्याग और तपस्वी की तरह मैं इसको सोच रहा हूँ कि नए नए कोर्स, अभी हम फिजियोथेरापी का कोर्स सरकार के पास भेजा। जिस दिन फिजियोथेरापी खुल गया, जिस दिन हमारा कोर्स खुल गया, उस दिन यहाँ के लोगों को रोजगार की कमी नहीं होगी। इसलिए कि फिजियोथेरापी का न सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जरूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जरूरत है, और यहाँ हर नौजवान को जरूरत है, हर वृद्ध व्यक्ति को जरूरत है, हर एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को कहीं भी जाइए तो फिजियोथेरापी। इसलिए मैं बोला यहाँ पर सिल्क सिटी कहने वाला भागलपुर में एक इंस्टीट्यूट था बिहार सरकार का, वो समाप्त हो गया। मैंने पता किया कि वो समाप्त हुआ, इसलिए पटना विश्वविद्यालय ने सरकार को, गवर्नर हाउस को दूसरा जो पढ़ाई करने के लिए सेरीकल्चर में तो वही होता है सिल्क, है ना, उसका धागा कैसे बनाए, उसके पौधे कहाँ से होगा, इसके लिए पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अभी महिलाओं के लिए मारवाड़ी कॉलेज में महिला को विकास के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया है। बहुत सारे चीज़ें, तरह तरह के कोर्स के मैंने शुरुआत की। मैं नर्सिंग खोलने वाला हूँ, बीएड खोलने वाला हूँ। ये सारा चीज जब खुल जाएगा तो विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। और जो भी काम किया जा रहा है किस पॉलिसी के तहत, तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है कि अब वैसा एजुकेशन दीजिए जिसमें रोजगार परक हो, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैं आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय हो गया होगा, बहुत सारे वक्ता हैं और मुझे भी इंगेजमेंट है, अपने रेजिडेंस पर मीटिंग बुलाइए कि अपने अगर समाज के रियली, अभी इन्होंने कहा था क्या संकल्प लेना चाहते हैं आगे बढ़ाने के। जो प्रांतीय सम्मेलन होता है किसी खास लोगों का, ग्रुप का, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बढ़ो, सोचो, आगे चलो और तब तक दौड़ते रहो जब तक लक्ष्य न प्राप्त। हाँ, स्वामी विवेकानंद, थैंक यू वेरी मच। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जागो, उठो, जागो, तब तक दौड़ते रहो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को कि उठिए, जागिए। जागिए मैंने पहला तो ये जागिए कि एजुकेशन में हम कहाँ खड़े हैं, वो आएगा तब सब कुछ मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, सम्मान भी मिल जाएगा। आपको बताया ना कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, पैसे वाले हैं तो सबसे पहले खुशी। तो मेरे कहने का मतलब है कि पैसा कमाना भी जरूरी है, गलत तरीके से नहीं कमाना, गलत तरीके से नहीं बनाना, और अपने समाज के लोगों को ऐसा शिक्षित करें कि डॉक्टर बने, है ना, प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने, एडीएम बने, डीएम बने, एसपी बने, डीआईजी बने, तब आपकी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। के अंदर ही बैठे हैं। अभी अगला कार्यक्रम है और बहुत से लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया होना है। अब हमारे भी भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय दिवाकर जी ने आप उनकी बातों को सुने।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी में नगण्य रही है। मेरा काम है कि मैं इस विचारधारा को पहले पाँचों भाइयों को इकट्ठा करके भागीदारी की मांग करूँ। इसमें महिलाओं का सहयोग चाहिए, क्योंकि जनसंख्या की जब बात हो रही है तो बिना महिलाओं के लिए हम साथ में नहीं आगे बढ़ सकते। महिलाओं का सहयोग जरूरी है, इसलिए हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक मार्गदर्शन दिया। हम सभी लोग जोरदार तालियों से माननीय अपने वीसी साहब का स्वागत करें। और जो सर ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया कि पढ़ाई ही वह एक चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है, और राजनीति में जब तक हम लोगों की भागीदारी नहीं होगी, हम लोगों को कहीं पूछने वाला नहीं है। उन शब्दों में हम कहना चाहेंगे सर को कि जो उन्होंने अपनी स्थिति से अवगत कराया है कि जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। सचमुच आज सर पसीने से नहाया है, जो अपनी कहानी सुनाई वो अंदर में एक जज्बा हम लोगों को पैदा कर दिया कि आज हमारे समाज में सब चीज है लेकिन शिक्षा का बहुत अभाव है। अगर शिक्षित हो जाए, अपने समाज से IAS IPS पैदा हो जाए तो हर ताला हम लोग उस चाबी से खोल सकते हैं। जी मनोज, हाँ हमारे बीच मनोज पंडित जी हैं जो मंजूषा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें अंग वस्त्र और पुष्पमाला देकर हमारे माननीय सम्माननीय वीसी साहब भी अपने हाथों से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। हमारे सेना से रिटायर्ड गार्जियन राजेंद्र पोतार जी को सम्मानित करेंगे। आप लोग अभी रुके जाए नहीं, अभी हम लोगों का कार्यक्रम बहुत बाकी है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि माननीय भाई सांसद साहब जी ये व्यस्तता है, इसलिए हम लोग सर को सम्मान विदा कर रहे हैं। और आप लोग अपने आप लोग शांतिपूर्वक बैठे। महासंघ बैठक हो रहा है और आए हुए हैं। और सर आप किस समाज के बारे में आज ब्रह्मा समाज का प्रांतीय बैठक है। बांका, मुंगेर, नाथनगर, सीहोर सभी लोग आए हैं और लोगों में प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वकर्मा योजनाएं दी गई है। लाभ विश्वकर्मा समाज के लोग हर जगह अपनी भागीदारी शिक्षा का क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में व्यापार और देश को दिखाएं बहुत सारी पार्टियां जो फूड बनाने का कार्य, चांदी का बर्तन बनाने का बर्तन बनाने का जिस समाज लोग सब आगे बढ़े, सामाजिक हिस्सेदारी बिहार में महाराष्ट्र आने वाले ये साथी समाज की आपका क्या
हम लोगों का उद्देश्य विश्वकर्मा के पाँचों पुत्र संगठित करना। पाँचों पुत्र जब संगठित हो जाएगी तो सरकार से राजनीतिक हमारी डिमांड होगी कि हमारी संख्या के आधार पर उनको सीट मिले विधानसभा या 500 हम अच्छे भागीदारी लेंगे और समाज को नेतृत्व विश्वकर्मा समाज के लिए हम लोग पूर्व में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक कार्यक्रम है ऑन द स्पॉट, जो हमारा हित है, शोषित है, वंचित है, इसके लिए हम लोग के पास टीम है हमारा। और ये खबर मिलता है कि ऐसा हुआ है हम लोग वहाँ तक जाके त्वरित कार्रवाई करके उनका मदद करते हैं। और आगे बहुत सारा प्रोग्राम बन रहा है। हम लोग बैठ करके फाउंडेशन का गठन कर रहे हैं। फाउंडेशन बना करके जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग में हैं उनका हम लोग मदद कर रहे हैं। और नारी सशक्तिकरण के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को भी जोड़े हैं, स्वरोजगार प्रदान भी कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं से उनको हम लोग जोड़ भी रहे हैं। ये सब सारे चीज़ हम लोग कार्य कर रहे हैं। बलुआ प्रोग्राम की थे। मैं हुन्ना भक्त एक माइक पकड़ पाई थी। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग 2 मिनट का समय दें। आप लोग बैठे, हमारे वक्ता पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विश्वकर्मा समाज की आबादी 8% है और सरकार में बैठे हुए जितनी भी पोस्टर पार्टियां हैं आंख मूंद कर हम लोगों से 76 वर्षों से वोट ले रहे हैं। और जब भी हमारे हक और अधिकार देने की बात आती है तब उनको पैसा और उनके रिश्तेदार याद आते हैं। इसलिए पूरा विश्वकर्मा समाज जागकर पूरे बिहार में जन आंदोलन करेगा और जन आंदोलन करके अपने हक और अधिकार के लिए पूरे बिहार में संघर्ष करेगा। और जितनी भी जनसंख्या है उसी के आधार पर उनसे हम लोग अपने पार्लियामेंट और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और बाकी जितना भी जिला परिषद, वार्ड परिषद, सब लोगों को चुनाव लड़वा के और समाज को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षित कराएंगे और आगे एक मुकाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे। संतोष कुमार जैसा हो। भगवान विश्वकर्मा की, भगवान विश्वकर्मा की, पांचों भगवान विश्वकर्मा के पुत्र की। निश्चित रूप से कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रहा है और हम सबों के बीच भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष नुपुर आनंद जी, उनकी धर्मपत्नी सुजाता जी, आगरा से चलकर आए राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ भागीदारी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी। एक बार आग्रह है अपने सभी ऐसे समाज के लोगों से कि जिस उद्देश्य और हेतु के लिए हम यहाँ आए हैं और जितनी बड़ी लड़ाई लड़ने की बात आप सोच रहे हैं, जब चंद घंटे हम समाज के लिए नहीं दे पाएंगे तो क्या यह लड़ाई संभव है? जब तुरंत हमारे मुख्य अतिथि निकलते हैं और मंच खाली हो जाती है, कुर्सियां खाली हो जाती है, तो आग्रह है कि अगर आप चंद घंटे भी समाज को नहीं दे पाएंगे तो किस रूप से आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी साथ ही सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के संयोजक विशाल आनंद जी सामने बैठे हुए भगवान विश्वकर्मा के पांचों पुत्र। इस मंच से भागलपुर के कुलपति जी ने आप कहां से आए और आपका अतीत क्या है, आपका इतिहास क्या है, उस पर भी उन्होंने अपना विषय रखा है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति अपने अतीत और इतिहास को भूलता है, इतिहास उसको भुला देता है। तो हमको
हम कहां से आए हैं और हमारा महत्व क्या था और आज हम कहां आ गए हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से भगवान विश्वकर्मा जिनके पांचों पुत्र मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, ये पांचों पुत्र मनु जो लोह कला है उसके आचार्य थे, मैं जो काष्ठ कला है उसके आचार्य थे, त्वष्टा कांसे और पीतल के आविष्कारक थे उसके आचार्य थे, शिल्पी मिट्टी और मूर्ति बनाने वाले उसके कला के आचार्य थे, और देवज्ञ जो चांदी और सोने के निर्माण और उसके शिल्पाचार्य थे। हम सभी, जैसा कि भुजी साहब ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, और जो अपना विश्वकर्मा पुराण है उसमें लिखा हुआ है विश्वकर्मा जन्मो ब्राह्मण, अर्थ यही है विश्वकर्मा जन्म से ही ब्राह्मण होता है। तो हम जन्म से ही ब्राह्मण हैं और हम भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, शिल्पाचार्य रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान और हमारा जो पिछड़ापन है वह धीरे धीरे हम आज एक मजदूर के रूप में हमारी पहचान है। हम लोहार के रूप में जाने जाते हैं, हम कुम्भकार के रूप में जाने जाते हैं, हम बढ़ई के रूप में जाने जाते हैं, हम कसेरा खटेरा के रूप में जाने जाते हैं, स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। हम हमारी पहचान एक कारीगर की हो गई, एक मजदूर की हो गई। ये हमारा अतीत नहीं रहा है, लेकिन आज हम अपने जिस पुराने अतीत की चर्चा कर रहे हैं, तो हम वहां से चलकर यहाँ आए और आज हमारी पहचान जिस रूप में होनी चाहिए वो नहीं है। भगवान विश्वकर्मा के पांचों पुत्र और उनकी जो दुर्दशा हुई है आज इस आधुनिकता के दौर में, और राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए जब कोई समाज आगे आता है, उस समाज को तपना होता है, त्याग करना पड़ता है, अपने एक नेता के निर्माण के लिए समय देना पड़ता है। अगर आज बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो लालू यादव जी अगर बिहार के राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो पूरा यादव समाज उसके साथ खड़ा होता है। और आज उसका पुत्र, जिस शिक्षा की बात अभी बीसी साहब कर रहे थे, 9वां पास व्यक्ति को भी अपना नेता उसके पढ़े लिखे समाज के लोग स्वीकार करते हैं। आज रामविलास पासवान जी के पुत्र को, चिराग पासवान जी को देख रहे हैं, पूरे बिहार के पासवान समाज के लोग उनको नेता स्वीकार। यूपी के अंदर मायावती अगर कुछ कहती हैं, पूरे देश के अंदर के चमरकार समाज के लोग खड़े हो जाते हैं कि मेरा नेता बोल दिया है। जब तक किसी नेता और नेतृत्व पर विश्वास है, जब तक आपकी आस्था कहीं नहीं होगी, तब तक आपका भला नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं एक नेता, एक नेतृत्व को स्वीकार करना। अगर नेता और नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं तो समाज को कौन दशा दिशा। आज मुकुल आनंद जी यहाँ मंच पर विराजमान है, जितेंद्र जी आगरा से आए हैं, तो समाज का दर्द और पीड़ा है, उसके लिए आए हैं कि हमारे समाज का उत्थान कैसे, हमारे समाज आगे कैसे बढ़े। तो हम तो वैसे लोग हैं जो निराकार वस्तु को भी आकार देना चाहते हैं। लकड़ी अनघड़ है, दिखती नहीं है, इसमें क्या बनेगा, लेकिन आपका सामर्थ्य और आपकी शक्ति है उस लकड़ी को, निराकार को भी साकार रूप देते हैं। संगमरमर है, कैसे उस संगमरमर के ठोस पत्थर को हम मूर्ति के रूप में देखें। यह सामर्थ्य और शक्ति आपके हाथ में। सोना धातु है, धातु पहन नहीं सकते, लेकिन उस धातु को आकार देने की क्षमता आपके अंदर है। तो जो व्यक्ति निराकार को साकार कर सकता है, उसको आकार दे सकता है, अब आवश्यकता है
राजनीति को भी एक दशा और दिशा और आकार देने। और आपके पास सामर्थ्य भी है, आपके पास शक्ति भी है, आप चाहें तो दशा दिशा दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय से राजनीतिक चेतना आप में नहीं आई। आज भी ये जो परिसर या प्रसाद है, जितना परिश्रम हुआ, जितने लोग आए, इतने कम समय में आप चले गए। आज आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप किसको याद करिएगा? समाज के उस नेता को जो नेतृत्व दे रहा है। और जब नेता ही यह उपस्थित है और आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, अरे भाई कम से कम एक दिन भी 4 घंटे 5 घंटे का समय जिस व्यक्ति को नहीं होगा तो समाज में उत्थान कैसे हो जाएगा? और हम इतने गिरने के बाद भी अगर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप कहां जाइए? अब तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं इस प्रसदा के दौर में, रिलायंस अंबानी से लेकर अडानी की कंपनियां आ गई हैं। आपका क्या होगा? जिस काठ की कुर्सियों पर बदले अब ये लोहे की कुर्सियां, प्लास्टिक की कुर्सियों ने जगह ले ली, जिन हाथों पे जो काम था वो हाथों पे जगह मशीनों ने काम ले लिया, तो आपका उत्थान कैसे होगा? तो इस दशा दिशा को सुधारने के लिए आज एक बहुत बड़ा मंथन है जिस पर हम लोग बात करते हैं। और अपने यहां तो ऐसे ऐसे संत महात्मा आए, आज जो हम लोग प्रजापति कुंभकार के रूप में जानते हैं, ऐसे दक्ष प्रजापति का नाम आपने सुना होगा, जो भगवान शंकर के ससुर थे, सती के पिता थे। और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन कराया, और उस यज्ञ के आयोजन में भगवान शंकर और सती को आमंत्रण नहीं दिया। लेकिन जब भी कोई घर में मायके में आयोजन हो, बेटी रुकती नहीं है। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सती उस यज्ञ में आती है, और उस यज्ञ में भगवान शंकर का और सती का अपमान होता है। सती उस अपमान को नहीं सह पाती है और उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तब भगवान शंकर भद्राक्ष को उपस्थित करते हैं, और वो भद्राक्ष, वो जो देवता जो बांस उड़ा रहे थे, उनको दंडित करते हुए राजा दक्ष को उनका सर काट देते हैं। और राजा दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और भगवान विष्णु का आराध्य करते थे। सभी देवताओं ने पुनः आग्रह किया, और सिर्फ दक्ष प्रजापति से एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि क्या गलती हुई थी। मैं इसीलिए प्रसंग ला रहा हूं। जब भी राजा दक्ष प्रजापति जी कहते थे, मैं राजा दक्ष प्रजापति, मैं जो मैं शब्द है वो अहंकार का शब्द है। आज जो ये समाज की जो दुर्दशा हुई है, इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है कि अपने आप को हमेशा मैं करने की जो आदत है। इसीलिए जब उनका सर कटा और भगवान सभी के विनती के बाद जो दक्ष प्रजापति को जो सर लगाया गया, अपने यहाँ एक पशु है जो में करके बकरा, उस बकरे का जो सर लगाया, और लंबे समय तक दक्ष प्रजापति को वह सर रहा, और मैं के जो उच्चारण था वो बकरे का उच्चारण हुआ। बाद में पार्वती आती हैं और उनका फिर जब काशी में रहते हैं भगवान शंकर फिर आमंत्रण करते हैं, फिर उनका स्वरूप चले होता है। लंबी बातें हैं। तो आपके अंदर का जो अहंकार है, इतना हम पतन हो चुके हैं, और आज भी यह जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा का कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि हम लोग समाज में जन्म लिए हैं। यहाँ दिक्कत क्या है, कुछ बिंदुओं पर मैं खाली ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और अगर मेरी किसी बात से आप सबों को कोई ठेस पहुंचे तो क्षमा भी चाहना चाहता हूँ। कि जब आप दुकानों पर होते हैं तो अपने वस्तु को अच्छा करते हैं कि मेरा सामान सबसे बढ़िया है, और जब किसी दूसरे दुकान का सामान आपके यहाँ बेचने चला जाए, इतने बुरे बुरे शब्द आपके मुंह में आते हैं, ये तो 60 टन का माल है, ये तो माल ऐसा दे दिया, वो तो चोर है, वो तो बेईमान है। भाई जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खराब कहना शुरू कर देंगे, ईमानदार कोई बचेगा क्या? विवेचना इस बात की है। जब भी किसी दुकान पर सामान बेचने आए, आपको लगता हो कि यह व्यक्ति ठगा गया है, उसको बोलिए भैया मैं नहीं, जिस व्यक्ति के दुकान से लाए हो उसी के यहाँ चले जाए।
वही आपको उचित क्यों बरगलाते, क्यों झूठ बोलते? इसीलिए आज इस सम्मेलन में आप एक संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने लोगों के लिए अच्छा बोलेंगे और अपने लोगों के लिए बुरा सुनेंगे भी। अगर कोई निंदा करता है उसका प्रतिकार करिए, क्योंकि जैसे कोई अपना व्यक्ति धनवान होता है वैसे ही हम लोग यही कहने लगते हैं, अरे वो व्यक्ति, उसको बहुत माल भेट गया है, जितना शहर का चोर है सब उसी के यहाँ बेचता है। ये सब कह के अलंकृत करते हैं वैसे लोग। अरे जिसकी कुल देवी लक्ष्मी हो, जो सोने और चांदी का व्यापार करता हो, तो वैसे घर में दरिद्रता आएगी क्या? लेकिन हमारे मनोभाव यही है, हम यही करते आए और वहां तक भी क्षम्य रहता। जो दुकान में बात करते हैं, जब घरों में जाते हैं, घर पर भी वही चर्चा, फलना खराब, ये अच्छा वो खराब, कब तक बोलते रहेंगे? इसीलिए समाज को सबसे बड़ा संकल्प आज अगर मैं चाहूंगा यही लेने कर जाए कि हम आज से सकारात्मक चर्चा करें, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे और बुरा कोई बोलता है उसको रोकेंगे, ये संकल्प लीजिए। और जब आप राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी चाहते हैं तो यहाँ बैठे जो लोग हैं, आपके पास समय नहीं, आप दुकानों में काम करते हैं, मजबूरी है, लेकिन आपके हाथों में मोबाइल रहता है, एंड्रॉइड मोबाइल सभी अपने शिल्पकार बंधुओं के हाथों में रहता है। जब भी आपके अभी एक कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोग लाइव कर सकते थे, जो फोटो खींचते हैं वो अपने फेसबुक पर लगा सकते हैं, या इस कार्यक्रम को कोई भी लगाता है, यहाँ बैठे मंच से लेकर जो भी नेता जिनको आप जानते हैं फेसबुक पर जुड़े हैं, जैसे उनका पोस्ट आए उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए। 1 GB 2 GB जो रोज आपका खत्म होता है, गेम खेल लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, लेकिन अपने लोगों का सपोर्ट नहीं करते। तो ये एक छोटी बात है कि जैसे आप अपने लोगों को लाइक और कमेंट करने लगिएगा और शेयर करने लगिएगा, उसको जब सोशल मीडिया पर लोग एनालिसिस करेगा, ये नेता 1 मिनट में इतना लोग इसको शेयर करता है, 1 मिनट में इतना आदमी इसका जो कमेंट डालता है, 2K 3K 5K हो जाता है, बाप रे बाप, बड़ा ये पकड़ पड़ने प्रभावशाली व्यक्ति। ये बनाने की सामर्थ्य आपके हाथों में है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी नेता का प्रोफाइल चेक करता है तो सबसे पहले उसका सोशल मीडिया चेक करता है कि सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है। और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना भी पहले होता था कि नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर दरिया में डाल नहीं, अब नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। कुछ भी करते हो सोशल मीडिया पर लिखना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि यह समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है, घरों में बैठने वाला नहीं है, अपने हक और अधिकार को लेकर। और अगर एक प्रयास और हो जाए तो बड़ी बात हो जाए। सभी समाज मिल रहे हैं, वैश्य समाज की सभी उपजातियों में शादी विवाह होने लगा। अब सूढ़ी, कलवार, तेली, हलवाई, कानू, इस सब में शादी विवाह का होने लगा। हम विश्वकर्मा हैं, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी के अलावे दूसरे पर नहीं जाना चाहते। अगर स्वर्णकार हैं तो क्या हम बढ़ई के यहाँ शादी नहीं कर सकते? अगर हम बढ़ई हैं क्या हम लोहार में शादी नहीं कर सकते? हम कुंभकार हैं उसमें शादी नहीं कर सकते? आपके योग्यता के अनुसार लड़का लड़की होनी चाहिए। अगर आप अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बेटी रोटी का भी संबंध एक दूसरे के साथ है, तब यह संबंध और प्रगाढ़ होगा। नहीं तो ये जब जब सम्मेलन होगा तब तब हम आप जैसे लोगों का दर्शन कर पाएंगे, बाद में फिर उसी अवस्था में आप चले जाएंगे जिस अवस्था में। और जितने भी लोग टाइटल लगा रहे हैं अपने नाम के साथ, और एक प्रयास अगर हम लोग कर लें कि नाम के साथ
विश्वकर्मा अगर जोड़ दे तो हमारी जो जनगणना भी होगी तो टाइटल के साथ में जैसे अभी 8.5% हुआ, बहुत लोग नहीं बता पाए होंगे, नहीं हो पाए होंगे, 12-15% से कम नहीं। अगर हम विश्वकर्मा लिखना शुरू कर देंगे तो सीधा आपसे लोग जुड़ जाएंगे कि संतोष कुमार विश्वकर्मा है, पप्पू जी विश्वकर्मा है, बैठे हुए जितेंद्र जी विश्वकर्मा, ये टाइटल हम लोग शुरू कर देंगे। और यह जो समाज है, प्रधानमंत्री जी की जो चर्चा जिस विश्वकर्मा समाज के योजनाओं की गई, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है प्रधानमंत्री जी का, वो हर व्यक्ति जो विश्वकर्मा है सबको कम से कम जाके सीएससी केंद्र पर, जो आपका कंप्यूटर सेंटर है जहां पर आधार कार्ड बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सीएससी केंद्र है। उस सीएससी केंद्र पर जाके हम कम से कम अगर लोन नहीं भी ले, रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीयन कराएं। पंजीयन होने से ये होगा कि देश के अंदर, राज्य के अंदर, जिला के अंदर हम कितने शिल्पकार हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के साइट पर हो जाएगा। और आने वाले समय में सरकार द्वारा जैसे आज किसान सम्मान निधि राशि दी जाती है, हो सकता है कि आने वाले समय में जो शिल्पकार है, जो इस भारतीय कला और संस्कृति को संजोने का काम करते हैं, इस धरोहर को संजोने का काम करते हैं, उनको भी कोई पेंशन योजना से जोड़ा है। उस समय आप लाभ से छूट जाएंगे। और आज जो पीएम विश्वकर्मा है, आज में कई, क्योंकि हम लोग इस विश्वकर्मा से एक भी व्यक्ति जिनको 2 लाख 4 लाख के पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर, क्योंकि बैंक तो देता नहीं। मेला करने के लिए जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, वो किसी से पैसा उधार लेके जाते हैं, मेला करके आएंगे, मोटा ब्याज देते हैं। तो ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, जो 1 लाख रुपया आपके, पहले तो आपका जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं लेके जाना है, एक आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपने परिवार का आधार कार्ड, ये आप लेकर जाइए। सीएससी केंद्र पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चयन होने के बाद आपको सूचना आएगी कि आपको प्रशिक्षण लेना है जिस ट्रेड में आपने दिया है। वहाँ प्रशिक्षण 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का प्रशिक्षण होगा। और प्रशिक्षण के अवधि में 500 रुपया प्रत्येक दिन आपको मिलना है। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, वही भारत सरकार का सर्टिफिकेट होगा कि हम ये शिल्प कला से जुड़े हुए हैं और इस ट्रेड में काम करते हैं, ये आपका सर्टिफिकेट होगा। और फिर 1 लाख रुपये ऑटो डिबिट रूप से आपको आपके खाते में लोन के रूप में जाएगा, जिसका कि सालाना मात्र 5% यानी 1 लाख का 5,000 रुपया ब्याज होगा। और फिर अगर 1 लाख रुपए का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो साल भर के बाद आपको 2 लाख रुपए और मिलेगा। तो 3 लाख रुपए पीएम विश्वकर्मा योजना से आपको कार्यशील पूंजी मिलेगा, जिससे कि आप अपने रोजगार को करके आगे बढ़ा सकते हैं। और यह समाज जो आगे बढ़ेगा और तभी समाज का उत्थान होगा। और हम लोग को अपने इतिहास और अतीत पर गर्व होना चाहिए कि अपने यहाँ जो एक तस्वीर लगी हुई है उधर नरहरि जी का, और नरहरि जी ये आप तुलसीदास जी जो रामायण के रचयिता थे, उनके गुरु रहे हैं। और पांडरपुर में इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। ऐसे शिव भक्त थे और रामायण के रचयिता के गुरु रहे हैं। ये हम लोगों की गर्व अनुभूति की बात है। और जब अपने यहाँ स्वर्गलोक में यज्ञ के आह्वान की बात हुई तो मिट्टी का जो कलश है उसको बनाने के लिए, और हमारे यहाँ कुंभज ऋषि आगे आए जो कुंभकार समाज से थे, और उस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने जिन चीजों की मांग की, जिसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया, भगवान विष्णु का चक्र, भगवान भोलेनाथ के हाथ का त्रिशूल, माँ गंगा की मिट्टी और ब्रह्मा जी के जलों का धागा। आप जब कुंभकार के चाक को देखते हैं वो मिट्टी माँ गंगा की है, वह जो धागा है वो ब्रह्मा का है, वह जो चाकाटी देखते हैं वो भगवान का त्रिशूल है, और वह जो चाक है वो भगवान का विष्णु का चक्र है। इस प्रकार से जो है कलश का निर्माण हुआ। इसीलिए हम
वैभवशाली इतिहास और अतीत के लोग हैं। अब पुनः जब तक हम लोग उस इतिहास को पास नहीं जाएंगे, यह जो समाज है उसको उठने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और काफी विलंब हो चुका है। आप सबों को इतना समय हम लोगों को सुने हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और भगवान विश्वकर्मा की अंतिम कृपा आपका पर बनी रहे, आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूँ। जय भगवान विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने सारी बातों को अवगत कराया। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए अब हम बहुत सारे वक्ता हैं, उनसे क्षमा चाहेंगे कि जो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुनने आए हैं उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बड़े भाई प्रीतम विश्वकर्मा जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और अपने कम समय में अपना समय राष्ट्र अध्यक्ष को दें और आप अपनी बातों को रखें।